नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक के क्रम में अध्याय 10 जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और नए राज्य। ये चैप्टर की शुरुआत होती है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि शाही वेशभूषा में मूंछों को ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी जब उसे हुई होगी, जब उसे बताया गया होगा कि उसे बैठकर बीड़ा बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, और कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका को अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पे खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री जो हरिशेन थे, उनके द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया है। यह विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का बेसिकली अर्थ होता है प्रशंसा, मतलब जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा का प्रशंसा करते थे, उनका गुणगान करते थे। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु गुप्त काल में महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला और विद्वान तथा उत्कृष्ट मतलब एकदम पूरा प्रशंसा से भर दिया है उनके हरिसेन ने, समुद्रगुप्त ने। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे-लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश है जो आप देख सकते हैं नीचे जो पैराग्राफ। जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों और कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों और तलवारों, लोहे की गदाओं की और नुकीले तीर तथा अनेक सैकड़ों हथियार से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता होगा। देख रहे हैं, अतिशयोक्ति देखिए। अगर अगर आप लोग ये मानचित्र आप लोग देखिए जिसमें जो ये यहाँ मानचित्र है, जो हरे रंग से है, ये समुद्रगुप्त का वो शासन पथ है। ये यहाँ देखिए आप पूर्वी समुद्र तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे, उसी तरह कुछ बैंगनी और कुछ नीले में यह मानचित्र इस प्रशस्ति के प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, जिसमें हरिसेन ने विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। यहाँ देखिए ये मुद्रा है जिसपे समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए उनको दिखाया गया है, यहाँ बैठे हुए। यह मानचित्र के हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया? अपना समर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग में रंगा गया है, जिसे मतलब इसमें क्या है? असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ राज्य, जिसे हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग में रंगा गया है, संभवतः वो कुषाण, शक वंश और श्रीलंका के शासक थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपनी पुत्रियों का उससे वैवाहिक मतलब विवाह किया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यहाँ यहाँ देखिए ये मानचित्र है जो हरे रंग से दर्शाया गया है, उसमें कुछ
और एक नीले रंग से, मतलब समुद्रगुप्त का इंडिया से बाहर श्रीलंका तक के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। यहाँ देखिए विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। 58 ईसा पूर्व में का जब प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत के परंपरागत रूप में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियों पर शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताया गया है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह, मतलब उसके दादा परदादा और पितामह, मतलब उसके दादा के भी पापा और दादा पिता के और माता के बारे में ये बताते हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, जिन और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ता गया, मतलब यहाँ वंशानुगत राज चलता था। इन उपाधियों का महत्व के हिसाब में आप ये प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि किसको कौन राजा की उपाधि धारण किया था, कौन महाराजा की उपाधि धारण किया था, और किसने अधिराज और महाराजा, ये उपाधियां हैं जो तत्कालीन शासक लेते थे, धारण करते थे। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासक जो हुए, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से यह जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में यह विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि जो कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इनके विषय में जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ जो शासक है उनकी जीवनियों से उनके विषय में पता चलता है। ऐसा ही राजा था हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, और इनके दरबारी कवि है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जो रचना लिखी है हर्षचरित, इसके बारे में भी अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री इन्हीं के शासन चीनी यात्री जो जिसका नाम वेनसांग है, जिसे हम पिछले अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं, काफी समय से हर्ष के दरबार में रहा और उन्होंने वहां से जो कुछ देखा उसका मतलब विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के वो राजा थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उसके बहन के पति को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर लिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी जानकारी मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की मतलब इन शासकों के जो प्रशस्तियां प्राप्त होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव के राज्य में उनकी राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। आसपास के जो क्षेत्र कावेरी नदी के जो डेल्टा तक फैले थे, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। और यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिरों का निर्माण हुआ।
पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का क्या करते थे? अतिक्रमण करते थे। मतलब आपस में लड़ते-भिड़ते ज़रूर रहते थे। मुख्य रूप से उनकी राजधानियों का क्या करते थे? मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मतलब जहाँ समृद्धि हो वहाँ पे उनका आपसी रंजिश चलने लगता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो रविकीर्ति द्वारा लिखी अ, प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके जो पूर्वज थे, खास तौर से जो पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला। रविकीर्ति के अनुसार पूर्व से पश्चिम और समुद्र तटीय इलाकों में अपने उसने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का मतलब आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। परंतु चालुक्यों की विजय अल्पकालिक थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। जब लड़ाई होगी तो भाई धन जन और बल्कि सबकी क्षति होगी। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा जो चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। और इसके बारे में हम अब नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट कक्षा है, कक्षा 7 में इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले तो राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना है। मतलब ये कर वसूलते थे। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थी। लेकिन धीरे-धीरे नए बदलाव आए। जैसे राजाओं ने आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बनाए गए अर्थात छोटे बेटे अथवा अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी के रूप में अधिकारी था। मतलब अब देखिए हरिश्चंद्र दरबारी कवि भी था और मंत्री भी था और यहाँ पे उसे महादंड नायक मतलब एक तरह से जज की भूमिका भी वो निभाता था। कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन वो महादंड नायक होने के साथ-साथ कुमारमात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा और संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध के लिए शांति के विषय का भी वो मंत्री था। मतलब वो विदेश मंत्री का भी कार्य करता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य जो शिल्पकार तथा कयास्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह नीतियों का कुछ हद तक प्रभावशाली होता था। इस समय के साथ-साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपनी स्वतंत्र राज्य क्या करते थे? अब जब जिस मान लीजिए किसी पदाधिकारी को अधिक उसको सुविधा मिलने लगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी प्रभावशाली होगा और अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। वो एकल छत्र राज्य करना चाहेगा। सेम ऐसा ही हुआ। अब ये एक और टॉपिक आता है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ-साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में उन्हें किया जाता था? उन्हें भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से वो क्या करते थे? कर वसूलते थे, जिससे वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे और जहाँ कहीं भी दुर्बल शासक होते थे, वो क्या करते थे? ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश कर मतलब अगर दुर्बल शासक मिला तो ये सामंत क्या करते? अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की सोचने लगते थे। दक्षिण के राजाओं की सभाएँ पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा इसमें नया जो सभाओं की चर्चा है
इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संघ। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी और विभिन्न काम है और सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां ऊर नाम का ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं क्या थी, शताब्दियों तक काम करती थी, मतलब अनेकों सालों तक काम उन्होंने किया। उस जमाने के जो आम लोग थे, तो आम लोग कैसे उस टाइम के थे, जनसाधारण के जीवन, जो जनसाधारण की जीवन थी, वो बहुत झलक इनमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो हम इसका उदाहरण देखते हैं। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास थे, उनके जो नाटक थे उनमें राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात है, जैसे राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत में बोलते दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा में बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। इस संगठन में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। अब ये कहानी क्या थी कि एक मछुआरा था जिसे एक कीमती अंगूठी मिली। वो अंगूठी लेकर यह अंगूठी राजा ने किसको दिया था, शकुंतला को भेंट में दी थी। पर दुर्घटनावश क्या हुआ, शकुंतला से वो अंगूठी कहीं गिर गई और उस मछली ने निगल लिया। जब मछुआरा इस अंगूठी और मछुआरे को मिल गया, जब उसने मछली को काटा तो वहां से अंगूठी निकल गया। अब यह मछुआरा ये अंगूठी लेकर कहाँ पहुंचा, राजमहल में। तो राजमहल पहुंचा तो वहां द्वारपाल ने भी उससे, मतलब द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया। और फिर उसको, जो पुलिस अधिकारी थे, वो भी बुरी तरह से उसके साथ पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे को क्या किया, इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का अब यहाँ पे भी देखिए विसंगति है, यहाँ पे भी लूट रहे हैं सब। देखिए पुलिस वाला और द्वारपाल क्या कर रहे हैं, जो राजा ने गिफ्ट दिया था वो उससे हड़पने लगे शराब खाने में। वहां पे भी देखिए शराब खाने उस टाइम भी थे। आज अगर किसी गरीब आदमी की, आज भी ये चीजें हैं कि अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो पुलिस को खबर करता है, तो क्या उसके साथ मतलब इसी तरह का व्यवहार होता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रकृति में उपदेश दिए थे, और एक राजा का नाम। प्रकृति में कौन उपदेश दिया था, जरूर कमेंट करिएगा। जिसने प्रकृति में अपने अभिलेख भी लिखवाए प्रकृति भाषा में, तो वो चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी था, जिसने ऊंचे और शक्तिशाली लोग, मतलब अछूत अस्पृश्यता उस टाइम थी, उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। अगर मतलब वो शहर में नहीं रहते थे, जो जिन्हें अछूत माना जाता था। अगर अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो वो क्या करते थे, एक लकड़ी की का एक चीज लेते थे और एक टुकड़े पर क्या करते थे, चोट करते आते थे, जिसकी आवाज सुनकर लोग क्या होते थे, सतर्क हो जाते थे और रास्ता छोड़ देते थे और लोग उनके संपर्क में आने से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान जिसमें निकले, जो राजाओं की सेना का बड़ा सजीव चित्रण है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों का अतिरिक्त रोजमर्रा का उपयोग में आने वाली चीजें, जैसे बर्तन और सबाब, जैसे सोने के पावदान भी शामिल थे। खाने पीने के सामान, बकरी, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये चीजें ठेले, गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों
और खाने-पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियाँ और मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल थी। ये सारी चीज़ें क्या करते थे, ठेला गाड़ियों पर ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर लेके जाया जाता था। इन विशाल सेना के साथ-साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरई बजाने वाले लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव को उनका सत्कार करना पड़ता था। दही, गुड़, फूलों के उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे और वो राजा से मिलना चाहते थे ताकि उनसे अपनी शिकायत कर सके, अपने अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएँ पहले विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफ़िलों में जूते बैल, हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण-भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब यहाँ नेत्र एक बात करते हैं, मरुभूमि जो सदियों से अरब यातायात का बड़ा केंद्र है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविक भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरब में रहने वाले अन्य लोग बेदुइन थे जो घुमक्कड़ टाइप के थे। वो कबीले में होते थे और उनके उनका मुख्य रूप से वो ऊँटों पर आश्रित रहते थे क्योंकि ऊँट एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है बिना पानी के। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी अल्लाह को सर्वोपरि मानता है। उनके बाद सभी समान मतलब उन उनके बाद सभी को क्या माना गया? समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी अंश लिखा गया है कि जो कुछ अंश निम्नलिखित है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियां और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए अ, अल्लाह इन सब के लिए क्या करते हैं? क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान और भारत में फैल गया। अगर नाविक जो इस उस महाद्वीप में उपमहाद्वीप को तटीय बस्तियों के ऊपर पहले से परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी लाया। अरब के सिपाहियों के करीब 1300 साल पहले सिंध आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। अब यहाँ कुछ उपयोगी शब्द हैं जो प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा जिसपे शासकों का प्रशंसा उत्कीर्ण करते थे उस टाइम के जो लेखक या कवि या जो भी उससे संबंधित इंसान थे। आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत सभा और नगरम। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले। और यहाँ इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है दिया गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।